हेलो मित्रों, मैं रवि कुमार आपका ब्राइट कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब से पहले हम पार्लियामेंट की 4 क्लास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास होगी। जो टॉपिक चौथी क्लास में हमने लास्ट किया था, हम वहीं से फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा संसद ही है, पार्लियामेंट। भाग 5 और आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। लास्ट क्लास में हम विधेयक के बारे में बात कर रहे थे कि भारतीय संसद में कितने प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो भारतीय संसद में 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हमने 4 प्रकार के विधेयक आपके सामने लिखे थे कि एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है और एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। साधारण विधेयक किसको कहते हैं कि जो विधेयक संविधान से संबंधित ना हो, जिसे संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता हो। ठीक है, और जो विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको धन विधेयक के बारे में बताया था कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर किया गया है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष निश्चित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसके बाद लोकसभा में उस विधेयक के ऊपर बहस होती है, फिर उसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और 14 दिन के बाद राज्यसभा में वो स्वतः ही पारित होता है। ऐसा कौन सा विधेयक है जिसे राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रोक के रख सकती है? वो धन विधेयक होता है। इसके बाद हम वित्त विधेयक के बारे में बात कर रहे थे और वित्त विधेयक के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके थे पहले कि किसको वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, और मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक, वित्त विधेयक का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। वित्त विधेयक को भी एक मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है, जैसे धन विधेयक को एक मंत्री प्रस्तुत करता है। वित्त विधेयक को लाने से पहले भी राष्ट्रपति से ही अनुमति ली जाती है। वित्त विधेयक भी सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसे धन विधेयक को भी सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, वित्त विधेयक को भी सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। लेकिन धन विधेयक 14 दिन के बाद राज्यसभा से स्वतः पारित होता है, लेकिन वित्त विधेयक 14 दिन के बाद स्वतः पारित नहीं होता है राज्यसभा से। अब राज्यसभा वित्त विधेयक को खारिज भी कर सकती है, पुनः विचार के लिए भी भेज सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, 14 दिन के बाद वो स्वतः पारित नहीं होता। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि यदि धन विधेयक को लोकसभा पारित नहीं करा पाती है तो लोकसभा विखंडित हो जाती है। भारत का राष्ट्रपति फिर उस लोकसभा को विखंडित कर देता है जो लोकसभा धन विधेयक को पारित नहीं करवा पाती है। यदि वित्त विधेयक को लोकसभा ने तो पारित किया, लेकिन राज्यसभा वित्त विधेयक को पारित नहीं करती है, तो फिर इस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक, देखो, अगर वित्त विधेयक को राज्यसभा पारित नहीं करती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक का उल्लेख है अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108। और संयुक्त बैठक की प्रोसेस को हमने किस देश के संविधान से अपनाया? इस प्रक्रिया को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया है। हमारे संविधान के अंदर, संविधान के स्रोत में संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अब संयुक्त बैठक है क्या? कब संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है? क्या कंडीशन होती है संयुक्त बैठक को बुलाने की? किन किन विधेयक पर संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं? पहला, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक पर अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है और राज्यसभा साधारण विधेयक को पारित नहीं करती है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरा, वित्त विधेयक को अगर राज्यसभा पारित नहीं करती है तब संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। तो संयुक्त बैठक 2 ही विधेयक पर बुलाई जाती है, एक तो साधारण विधेयक और दूसरा वित्त विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, उसे फुल मेजॉरिटी से ही दोनों सदनों से पारित कराना होता है। और यही धन विधेयक का कंसेप्ट होता है। इसे लोकसभा से पूर्ण बहुमत से पारित कराना आवश्यक होता है, जो सरकार धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करती है। लेकिन साधारण विधेयक, वित्त विधेयक को यदि राज्यसभा अपने पास रोक के रख लेती है तो उस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो संयुक्त बैठक 2 विधेयक पर बुलाई जाती है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर बुलाई जाती है। ठीक है, अब संयुक्त बैठक बुलाएंगे कब? वो विधेयक कम से कम कितने समय तक दूसरे सदन ने अपने पास रोक के रख लिया हो। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कोई विधेयक लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा में उस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। अब राज्यसभा उस विधेयक को ना तो पारित करती है, ना पुनः विचार के लिए लोकसभा के पास भेजती है, और 6 माह तक अपने पास रोक के रख लेती है। कितने दिन तक? 6 माह तक किसी विधेयक को, ठीक है, यदि विधेयक को ऐसे, यदि विधेयक को
राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रोक के रख लेती है, अपने पास रोक के रख लेती है। रोक के रख लेती है। तो 6 महीने तक यदि राज्यसभा साधारण विधेयक को या वित्त विधेयक को अपने पास रोक के रख लेती है, तब लोकसभा के द्वारा, यानी तब प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। अब संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? अब प्रधानमंत्री कहेगा भारत के राष्ट्रपति से, तो संयुक्त बैठक को भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, क्योंकि अध्यक्षता सदन में वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी सदन का सदस्य होगा, या तो वो लोकसभा सदस्य हो या वो राज्यसभा सदस्य हो। राष्ट्रपति ना लोकसभा सदस्य होता है ना राज्यसभा सदस्य होता है, लेकिन वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। किसी भी विधेयक को लाने से पूर्व से अनुमति ली जाती है और उस विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं। ठीक है, तो यदि विधेयक 6 महीने तक रोक लिया है तब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। और संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। और किसके कहने पर बुलाएगा? प्रधानमंत्री के कहने पर भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। ठीक है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ एक पॉइंट बनता है इम्पोर्टेंट, जिस पॉइंट के बारे में हम अभी बात करेंगे कि राष्ट्रपति ने तो संयुक्त बैठक को बुलाया। अब इसके बाद क्या होगा? जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। अब अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि अब अध्यक्ष अनुपस्थित है, जिस दिन संयुक्त बैठक को बुलाया भारत के राष्ट्रपति ने, और यदि उस दिन सदन में लोकसभा में अध्यक्ष अनुपस्थित हो जाता है, तो फिर कौन अध्यक्षता करेगा? तो यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष होगा। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष करता है। तो अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है, अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, यदि अध्यक्षता फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तब उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, यदि उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिर अध्यक्षता करता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, फिर कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करता है। यदि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करता है। तो सभापति के द्वारा की जाती है, ना कि उपसभापति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा का उपसभापति करता है। अब बात यही कि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कर रहा है, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। सभापति को क्यों नहीं बुलाया जाता अध्यक्षता करने के लिए? सभापति को इसलिए नहीं बुलाते हैं क्योंकि सदन की अध्यक्षता वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी सदन का सदस्य हो, या तो वो लोकसभा सदस्य हो या वो राज्यसभा सदस्य होना चाहिए, तभी वो सदन की अध्यक्षता कर सकता है। अब सभापति ना तो राज्यसभा का सदस्य है और ना ही लोकसभा का सदस्य है, इसलिए वो अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो यदि अध्यक्ष अनुपस्थित होगा उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा, क्योंकि अध्यक्षता किसी सदन के सदस्य के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, यदि उपाध्यक्ष भी नहीं आया, राज्यसभा का सभापति भी नहीं आया, जो राज्यसभा का उपसभापति है वो अनुपस्थित रहा, उपसभापति, फिर अध्यक्षता कौन करेगा? जो सदन में उपस्थित होंगे उन सदन में से किसी भी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस दिन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है,
तो अब बात क्लियर है कि अध्यक्ष नहीं आता उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, उपसभापति भी अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष कर देगा, और वो सिर्फ एक दिन का अध्यक्ष रहेगा, संयुक्त बैठक तक का अध्यक्ष। ठीक है, देखो संयुक्त बैठक में अगर कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। तो अगर संयुक्त बैठक किसी भी विधेयक पर बुलाई जाती है तो विधेयक का पारित होना तो निश्चित है, फिर विधेयक पारित होगा ही होगा, विपक्ष उसे नहीं रोक सकता पारित होने से, क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, 1/3 मेजोरिटी से वो विधेयक पारित हो जाएगा। और जो सरकार उस विधेयक को लेकर आई वो बहुमत में है, वो लोकसभा में बहुमत में है, उसके पास 1/3 मेजोरिटी है, तो अगर संयुक्त बैठक बुलाई गई किसी विधेयक पर तो वो विधेयक का पारित होना निश्चित है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। संयुक्त बैठक में विधेयक 1/3 बहुमत से पारित होता है, बहुमत से पारित होता है। ठीक है, तो कितनी बहुमत से होगा? 1/3 बहुमत से होगा, इसे बोलते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, और फुल मेजोरिटी किसको कहा जाएगा? 2/3 को, जो मेजोरिटी होगी। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से जो पारित होगा उसे बोलेंगे पूर्ण बहुमत, और 1/3 क्या होगा? साधारण बहुमत। तो संयुक्त बैठक में जो विधेयक है वो किससे होता है? सिंपल मेजोरिटी से पारित होता है, 1/3 बहुमत से वो पारित होता है। अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? तो अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार आई है? 3 बार संयुक्त बैठक को प्रस्तुत किया गया है। अब किस किस बार किया है और किस विधेयक पर संयुक्त बैठक को बुलाया गया, प्रधानमंत्री कौन था, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले संयुक्त बैठक बुलाई थी दहेज प्रथा प्रतिषेध पर, दहेज प्रथा प्रतिषेध 1960 में। 1960 में भारत सरकार के द्वारा दहेज प्रथा को इलीगल कर दिया गया, गैर कानूनी कर दिया, और ये कानून जो पारित हुआ किससे हुआ? संयुक्त बैठक से इस कानून को पारित किया गया, और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने संयुक्त बैठक को बुलाया था। और संयुक्त बैठक किसके ऊपर बुलाई गई थी? दहेज प्रथा के विरुद्ध बुलाई गई थी। दहेज प्रथा को प्रतिषेध करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए इस संयुक्त बैठक को बुलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरी कब बुलाई गई थी? बैंक निवारण प्रतिषेध, बैंक निवारण विधेयक पर 1977 में, और इसको बुलाया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो दूसरी जो संयुक्त बैठक थी वो किस पर थी? बैंक निवारण विधेयक के ऊपर 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा दूसरी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तीसरी संयुक्त बैठक थी पोटा एक्ट के लिए, पोटा एक्ट विधेयक 2002, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी उस दौरान में भारत के प्रधानमंत्री थे जब तीसरी संयुक्त बैठक को बुलाया गया था। पोटा एक्ट कब लागू किया गया? जब 2001 में भारतीय संसद के ऊपर हमला हुआ। देखो, भारतीय संसद को भारत का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संसद से देश के लिए कानून बनते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सुविधा प्राप्त होती है तो कहाँ से होती है? भारतीय संसद से, वहाँ से ही उसके लिए कानून बनते हैं, उसके लिए कोई योजना लागू होती है। ठीक है, तो भारत का मंदिर क्या है? पार्लियामेंट है। भारत पर हमला करने का मतलब कि भारतीय नागरिकों के ऊपर हमला होना। ठीक है, वो सिर्फ हमला 2001 का हमला भारतीय संसद के ऊपर नहीं था, वो भारत के लगभग उस दौरान में 125 करोड़ लोगों के ऊपर हमला था। मतलब आप मान सकते हैं, मतलब पूरे भारतीय लोगों पर हमला था जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ। तो 2002 में इस एक्ट में सरकार ने कहा, जब ये कानून बना, कि यदि कोई भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों से सम्मिलित होता है तो संदेह के आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। यदि पुलिस को संदेह लगता है कि वो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित यानी उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है तो संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन बाद में इस कानून को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक आपके पास उसके गिरफ्तार करने के एकदम ठोस सबूत ना हो। ठीक है, तो 3 बार बुलाई गई है। तो दहेज प्रथा प्रतिषेध 1960, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बैंक निवारण विधेयक 1977, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पोटा एक्ट विधेयक 2002, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 3 बार संयुक्त बैठक को बुलाए गए। और संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से? अपनी ऑस्ट्रेलिया के से। ठीक है, तो अब संयुक्त बैठक को किन किन विधेयक पर बुलाया जाता है ये बात क्लियर है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। ठीक है, या तो साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक हो। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? यदि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रोक के रख लेती है
तब साधारण संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। 6 महीने तक रोक के रखती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने रोक लिया और तभी संयुक्त बैठक को बुला लिया गया। 6 महीने तक उसने रोक के रखा हो, तब वहाँ पर संयुक्त बैठक को बुलाएंगे। संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति। सभापति अध्यक्षता बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता। दोनों सदनों के अंदर अध्यक्षता वही कर सकता है जो किसी सदन का सदस्य होगा, ठीक है। चलो हम अब इसे आगे बात समझते हैं। चलो अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट समझेंगे जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, स्थगन और सत्रावसान। अब इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि लोकसभा का स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सत्रावसान को कौन कर सकता है। अब इन पॉइंट को, अब स्थगन क्या है? स्थगन का मतलब है कि लोकसभा को कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेज देना, कि भाई आज कल लोकसभा की छुट्टी रहेगी, अगले दिन छुट्टी रहेगी, 5 दिन तक लोकसभा नहीं खोली जाएगी, उसको बोलते हैं स्थगन, ठीक है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की लगभग छुट्टी कर दी जाए लोकसभा की। तो लोकसभा के अंदर जो स्थगन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो लोकसभा के अंदर स्थगन कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। और पीठासीन अधिकारी कौन होगा? लोकसभा में अध्यक्ष होगा पीठासीन अधिकारी, और राज्यसभा में सभापति होगा। तो किसी भी सदन का अगर स्थगन होता है तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो स्थगन क्या होता है? सदन को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए स्थगित हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? सत्रावसान का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कि यहाँ तो कुछ दिन के लिए स्थगन होगा, स्थगित कर दिया जाएगा सदन को कुछ दिन के लिए, कि भाई 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इतने दिन के लिए सदन स्थगित हो जाएगा कि इतने दिन सदन के अंदर कोई प्रस्ताव पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। लेकिन सत्रावसान में क्या होगा? यहाँ होता है सत्र को स्थगित करना। यहाँ कुछ दिन की छुट्टी नहीं होगी सत्रावसान में, यहाँ पूरा सदन होगा, सत्र होगा। जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उसको स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लिखना है सत्रावसान में सत्र को स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सत्र स्थगित होगा। मैंने आपको बताया कि भारतीय पार्लियामेंट के अंदर कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। वो सत्र को स्थगित किया जाएगा सत्रावसान के अंदर। स्थगन के अंदर क्या होगा? सदन को स्थगित किया जाएगा कि एक दिन सदन के अंदर बैठक नहीं होगी, या 2 दिन नहीं होगी, 3 दिन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे जो स्थगन करेगा वो पीठासीन अधिकारी करेगा। मैंने आपको बताया कि लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति करेगा, लेकिन यहाँ पे कौन करेगा सत्रावसान? वो भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सत्रावसान सत्र को स्थगित भारत का राष्ट्रपति, सदन को स्थगित राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो जो स्थगन है वो तो पीठासीन अधिकारी कर रहा है, और सत्र को कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि सत्र को विखंडित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, या सभापति के पास होता है सत्र को स्थगित करने का अधिकार? तो सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। देखो, स्थगन के अंदर जब कोई विधेयक पर विचार विमर्श किया जा रहा हो और उस दौरान में लोकसभा में स्थगन हो जाता है, स्थगित कर दिया जाता है सदन को, तो जो प्रस्ताव है वो द्वारा फिर पुनः वहीं से विचार विमर्श पर होगा जिस विचार विमर्श पर उसे स्थगित किया गया था। लेकिन यदि जिस दौरान में सदन के अंदर विचार विमर्श चल रहा हो और भारत का राष्ट्रपति सत्रावसान के आधार पर सत्र को विखंडित करता है,
तो जिस विधेयक पर वहाँ पर विचार विमर्श हो रहा था, फिर उसे विचार विमर्श को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही फिर पुनः उसे वहाँ से शुरू किया जाएगा विचार विमर्श के लिए। ठीक है, ये बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। और ये क्या होता है कि जहाँ उसे रोका जाता है, स्थगन जहाँ पे लास्ट होता है, वहाँ से फिर पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कि जैसे लोकसभा में किसी विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा हो और उस दिन भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित कर देता है कि 5 दिन तक लोकसभा छुट्टी पर रहेगी। तो जैसे आज कोई डिस्कशन था जिस पॉइंट पर, तो अगला जो 5 दिन बाद डिस्कशन होगा वहीं से शुरू होगा। लेकिन यदि सत्रावसान में सत्र को विखंडित किया जा रहा है और सत्र के दौरान में किसी विधेयक पर विचार विमर्श चल रहा है, तो वो विचार विमर्श वहीं से शुरू नहीं होगा। फिर क्या होगा कि उसे विचार विमर्श को स्टार्ट करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी और अनुमति मिलने के बाद फिर उस विधेयक को फिर पुनः विचार विमर्श के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हो कि विधेयक जहाँ पे लास्ट होगा वहीं से शुरू होगा, लेकिन यहाँ जहाँ लास्ट होगा वो फिर कब स्टार्ट होगा कि जब भारत का राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देगा। बात क्लियर है? चलो, तो स्थगन और सत्रावसान का मतलब आप समझे कि इस लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? अध्यक्ष के पास। राज्यसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? सभापति के पास। सत्र को विखंडित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सत्रावसान को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। बात क्लियर है? चलो, इनसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, स्थगित कौन करता है, और सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास होता है। चलो, अब हम नेक्स्ट समझते हैं। अब आगे बात समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। देखो, लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव होता है और एक निंदा प्रस्ताव होता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। अब हम समझेंगे अविश्वास प्रस्ताव क्या है और निंदा प्रस्ताव क्या है। निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है। किसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है और किसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है। और निंदा प्रस्ताव क्या होता है कि किसी भी मंत्री के खिलाफ आप सदन के अंदर निंदा प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। और निंदा प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाएगा? जब जो सरकार बहुमत में है उसके किसी मंत्री के द्वारा कोई गलत कार्य किया गया या कोई ऐसा कार्य कर दिया जो निंदा का कार्य है, जो उस सदन के सदस्यों को नहीं करना चाहिए, उस मंत्री को वो शोभा नहीं देता है, वो कार्य उसके द्वारा किया गया, तो सदन के जो सदस्य होते हैं वो निंदा प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को कौन लेके आता है? विपक्ष लेके आता है। पक्ष क्यों लाएगा? भाई, जो सरकार बहुमत में है उसका सदस्य भला सरकार के खिलाफ क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, क्यों निंदा प्रस्ताव लाएगा। और देखो, ऐसा भी नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव को आप डायरेक्ट लेके चले जाओगे, उसके लिए क्या होती है? अनुमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, और निंदा प्रस्ताव के लिए कोई अनुमति आवश्यक नहीं होता, आप डायरेक्ट उसी निंदा प्रस्ताव को सदन के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को समझेंगे, निंदा प्रस्ताव को और अविश्वास प्रस्ताव को। ठीक है, तो पहला पॉइंट अविश्वास प्रस्ताव, तो लिखना है यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। वो मैंने आपको समझाया था कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तो मैंने आपको बताया था 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होती। 51वां संविधान संशोधन 2003 में इस बात को जोड़ा गया। ठीक है, और 15% से ज़्यादा नहीं होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। तो जो अविश्वास प्रस्ताव वो किसके खिलाफ लाया जा रहा है? वो मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। और जो निंदा प्रस्ताव है यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। ये किसी भी मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, ये किसी भी मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाएगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव को पक्ष पारित नहीं करा पाता है, अविश्वास का मतलब है कि जो पक्ष है वो पक्ष के ऊपर विपक्ष आरोप लगाता है। ठीक है, जो भी उन्होंने अपनी सरकार के दौरान में कार्य किए होते हैं उन कार्यों के ऊपर विपक्ष के द्वारा पक्ष पे आरोप लगाए जाते हैं और पक्ष उन आरोपों का जवाब देने के लिए सदन में आता है। जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को सदन से पारित करा देता है, पारित कराने के बाद पक्ष अपने जवाब देगा और जवाब देने के बाद सदन में सहमति होगी कि भाई जो पक्ष के
प्रधानमंत्री ने कहा वो बात एकदम सही है, वो कार्य किए गए हैं, जो कार्य के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया हम समर्थन करते हैं। वहाँ वोटिंग होता है और वोटिंग यदि प्रधानमंत्री के पक्ष में, जो सरकार बहुमत में उसके पक्ष में आती है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव खारिज होता है। यदि वोटिंग उनके पक्ष में नहीं आई और वो फुल मेजोरिटी से पारित हो जाता है, विपक्ष के पक्ष में चला जाता है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाता है। फिर क्या होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही देना होगा, और यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो लिखना है इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता। निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता। आवश्यक नहीं होता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है सदन में लाने से पहले अनुमति ली जाती है। निंदा प्रस्ताव को बिना अनुमति के सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है और ये किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही देना होता है, और यहाँ पे पारित होने के बाद कोई आवश्यक नहीं कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे इस क्लास में अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के बारे में। नेक्स्ट हम आगे करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।